हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। चलिए आज हम आपको एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। जैसे दिया है क्या बच्चों, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है कि असत्य? तो बच्चों ये कथन क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा हम क्या लिखेंगे, सत्य। कारण क्या होगा, कारण भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप वास्तविक संख्या किससे कहते हैं उसे समझ लीजिए। तो ऐसी संख्या जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों सम्मिलित होती हैं उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है बच्चों, वास्तविक संख्या में जैसे हम कहें परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे 3/2, 4/5, -1/2। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जैसे √5, √3, √7। तो इस पूरे को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखा जाए तो जितनी भी अपरिमेय संख्या हैं वास्तविक संख्या में सम्मिलित हैं, इसलिए हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो हम कारण क्या देंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, इसलिए हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला कथन देखते हैं क्या है। कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो बच्चों संख्या रेखा पर कह रहा है इसको, तो हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा हम लिख देंगे क्या बच्चों, असत्य। कारण क्या होता है, मान लेते हैं कोई ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा है, अगर यहाँ पर 0 मान लेते हैं तो इस साइड की दूरी क्या होती है, +1, +2, +3 डॉट डॉट इनफाइनेटिव, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट इनफाइनेटिव। तो संख्या रेखा पर देखा जाए तो बच्चों यहाँ पर प्लस भी संख्याएं हैं और माइनस भी संख्याएं हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको क्या हम √m के रूप में लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते हैं। जैसे इन संख्याओं को तो हम लिख सकते हैं, कह दें कि √1, √2, √3। ये अगर होती तो तब तो हम सत्य कह सकते थे, लेकिन संख्या रेखा पर तो नेगेटिव भी है, -1, -√2, -√3। ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसीलिए ये पूरा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो इस पर क्या है, मतलब कि √m के रूप में भी लिखा जाता है और इन संख्याओं को हम रूट के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो हम कारण क्या देंगे बच्चों, संख्या रेखा पर लिखेंगे संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती हैं, प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संभव नहीं है। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, सत्य है कि असत्य? तो बच्चों एक कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसका आंसर हम देंगे असत्य। असत्य कारण क्या होता है बच्चों,
कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो कह रहा जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं क्या एक अपरिमेय संख्या होती हैं। तो हम जैसे पहला क्वेश्चन बता चुके हैं कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होती हैं, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा। तो हम कारण क्या देंगे, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती हैं, तो इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसे संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो बच्चों हम क्या उदाहरण इसके देंगे, आंसर लिखेंगे नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। उदाहरण में जैसे बच्चों √1 जैसे कहीं पर है तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, 1 आ जाएगा। जैसे √4 है तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे कहें √9 है तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो क्या ये सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, नहीं, ये सब सभी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। यही आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, आंसर हो जाएंगे। तो बच्चों हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हम पटरी की सहायता से सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर यहाँ पर हम 0 मान लेते हैं। इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। इस 0 वाले पॉइंट का नाम ए दे देते हैं। फिर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी में बांट लेते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इस 2 को हम बी पॉइंट मान लेते हैं। फिर क्या करते हैं, हम चांदी की सहायता से इस बी पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो चलिए बना लेते हैं 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री कोण कुछ इस तरह बनेगा, यहाँ पर जा रहा है। तो एक काम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर दूरी लेते हैं। कितना लेंगे बच्चों, 1 सेंटीमीटर को। तो यहाँ से ये आपका 1 सेंटीमीटर आएगा, इसको हम मिला देंगे, इसका नाम दे देंगे सी। फिर लास्ट में क्या करेंगे, हम ओ को सी से मिला देते हैं, ओ को सी से मिला देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो हम एक काम और करेंगे क्या बच्चों, इस ओ को केंद्र मानेंगे, ओ को केंद्र मानकर सी दूरी लेकर, ओ सी दूरी लेकर एक चाप लगा देंगे, एक चाप लगाएंगे। ये जहाँ काटता है इसका नाम हम दे देंगे क्या बच्चों, डी। तो देखा जाए हमारा क्या हो जाएगा, AC और AD आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि बताइए ये एक चाप बनेगा और ये दूरी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हम लिख देंगे AC = AD बराबर, AC हमारा
सॉरी बच्चों, AC हमारा क्या है, √5 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। अतः AD भी क्या हो जाएगा, √5 हो जाए, क्योंकि आपस में दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो चलिए हम इसको पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से भी देखते हैं। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो हम कर्ण निकाल रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर लगा देते हैं। कर्ण का स्क्वायर, लंब क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितने सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 1 सेंटीमीटर माना है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार A से B तक की दूरी क्या है, 1 यहाँ से फिर 1 यहाँ से, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, या 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा। लेकिन जब इधर से स्क्वायर हटता है तो उस साइड क्या लग जाता है, रूट, तो ये तो जुड़ जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, इस रूट लग जाएगा। तो देखा जाए हमारा AC का मान कितना आ गया, √5, और इसकी भी सहायता से हमने लगाया तब भी क्या आ गया, √5। तो यही क्या हो जाता है, निरूपित करना संख्या रेखा पर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बच्चों, और जो भी समस्या हो हमें तुरंत इसको बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा के लिए क्रियाकलाप। बच्चों ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, न तो आपके टीचर इसको सॉल्व कराएंगे, परंतु ये आएगा नहीं। क्या कह रहा है, वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा कैसे बनाया जाता है। चलिए हम इस क्वेश्चन को करा रहे हैं। तो बच्चों इसको लगाने से पहले हम पटरी में क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर की दूरी नाप लेंगे। 1 सेंटीमीटर, जैसे हम 11 से 12, चाहे 12 से 13 या चाहे 13 से 14 दूरी माप लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर क्या नाप लेते हैं, 12 से 13, ये हमारा 11 है, 11 से सॉरी बच्चों 11 से 12, ये कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए इसको हम ड्रा कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर को, इसको हम नाम दे देते हैं O, इसका नाम दे देते हैं P। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, इस P बिंदु पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, किसकी सहायता से, चांदे की सहायता से। चलिए 90 डिग्री कोण बनाते हैं बच्चों, यहाँ पर ये 90 आएगा, यहाँ पर जो हमारा बनेगा 90 डिग्री हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ से P को सेंटर मानकर 1 सेंटीमीटर की फिर दूरी लेंगे, जैसे 12 से 13 1 सेंटीमीटर नापेंगे और इसको आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। यहाँ पर कितने डिग्री कोण बने, 90 डिग्री बनेगा। बच्चों इस वाले पॉइंट को हम P1 मान लेते हैं और OP1 को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। OP1 आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो हमारा जो बच्चों ये OP आएगा, OP देखा जाए तो कितने सेंटीमीटर नापे थे बच्चों, 1, तो हम लिखेंगे OP बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब OP1 हमारा क्या आएगा, √2 आएगा, क्योंकि ये जो आएगा हमारा √2 हो जाएगा। अगले स्टेप में हम फिर क्या करेंगे बच्चों, इस OP पर 90 डिग्री का कोण फिर बनाएंगे, हम इसको सेंटर मानेंगे, इस पर क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण फिर बना देंगे। 90 डिग्री कोण का बच्चों मतलब बच्चों यहाँ पर आपस में मिला देंगे। अब फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम 1 सेंटीमीटर की दूरी फिर नाप लेंगे और इसको ध्यान में रखकर इसको आपस में क्या करेंगे, मिलाकर 1 सेंटीमीटर की दूरी माप लेते हैं। जैसे हमने कहा 13 और 12 के बीच में रखा और इसको आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। और फिर क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे। इसको मिलाने पर इसका नाम हम दे देते हैं क्या बच्चों, P2। यहाँ पर जो हमारा O P2 बनेगा, ये रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, हम इसको सेंटर मानकर 90 डिग्री का कोण फिर बनाते हैं। जैसे हमने इसको सेंटर माना, अब यहाँ पर देखा जाए तो 90 डिग्री ये बना है, इसको हम आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री का है, इसको मिलाएंगे। फिर क्या करेंगे, अब हम यहाँ से फिर 1 सेंटीमीटर की दूरी माप लेंगे। 1 सेंटीमीटर की दूरी माप लो बच्चों। जैसे यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं P3, और P3 को फिर हम O से मिला देंगे। O से मिलाएंगे तो हमारा जो OP3 बनेगा इस बार √4 बनेगा, और √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, फिर हम यही प्रोसेस करेंगे। इसको सेंटर मानकर 90 डिग्री का कोण फिर बना लेते हैं। 90 डिग्री कोण बनाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की दूरी फिर माप लेते हैं। जैसे हमने 14, 13 को मानकर बना रहे हैं, जैसे ये 14 है, 13, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से हम फिर माप लेते हैं, और इसका नाम दे देते हैं हम P4। इसको चलो फिर P4 को O से मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, और इसको भी आपस में क्या कर देते हैं, हम मिला देते हैं। तो हमारा OP4 बनेगा, रोड में 5 बनेगा। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, यही प्रक्रिया हम बार बार अपनाएंगे। जैसे P4 था, फिर यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर दूरी माप लेंगे, कुछ इस तरह बनेगा। इसका नाम हम देंगे क्या, P5। फिर क्या करेंगे, हम इसको आपस में मिला देंगे, तो ये जो हमारा बनेगा OP5, ये हो जाएगा क्या, √6 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की 1 सेंटीमीटर दूरी मापेंगे। यहाँ पर फिर हम कितने डिग्री कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का। सभी स्थानों पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब जब हम यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाएंगे, कुछ इस तरह बनेगा, और इसको ऐसे मिला देंगे, और इसको फिर आपस में मिला देंगे, तो इसका नाम हम दे देते हैं क्या, P6 हो जाएगा। तो ये हमारा OP6 जो होगा क्या हो जाएगा, OP6 √7 हो जाएगा। तो बच्चों ये प्रक्रिया हम अपनाते रहेंगे, हम इसको P17 या P18 तक बना सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बच्चों ये आपके एग्ज़ाम में आएगा नहीं। तो बच्चों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपका ये प्रश्नावली 1.2 समाप्त होती है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।